गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा 4th लेक्चर है और इसमें जो सिलेबस में है वो है बेंडिंग ऑफ बीम। मैंने ये डिसाइड किया है कि बहुत सारा एक साथ एक ही लेक्चर में देने में आप लोग बहुत ही टायर्डी महसूस करते होंगे, इसलिए मैं इस लेक्चर 4 को जो पहले से प्लान किया था 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो बेंडिंग ऑफ बीम को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बीम होती क्या है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट्स में उसकी डेफिनेशन लिखी है, मैंने दोबारा यहां पे डिस्कस करने के लिए आपके सामने लिख दी है। उसको पढ़ने से पहले हम ये 2 फिगर जो कि नोट्स में नहीं है, मेरे ध्यान में आया कि इसको बना के समझाया जाए। ये एक हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम बना रखी है। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है फर्स्ट, और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है। दोनों की लेंथ हमने L शो कर रखी है। इसकी रेडियस R है, चूंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसकी रेडियस होगी, और इसमें थिकनेस B है और विड्थ B है। अगर रेक्टेंगल है तो इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ये हमने दिखा रखा है, जो शेड कर रखा है। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को शो कर रखा है, हमने इस एरो से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को शो कर रखा है। अब हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले एक समझ लीजिए कि एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एक रॉड या बार, ये रॉड मान लीजिए, इसको बार मान लीजिए। ए रॉड और बार ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब जो मोटाई यहां पे है वही मोटाई यहां पे है, वही मोटाई यहां पे है, चाहे वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो, जो मोटाई यहां पे है वही मोटाई यहां पे है, वही मोटाई यहां पे है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म है, एक समान है। ए रॉड और बार ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दोनों प्रकार के जो ऑप्शन हैं, दोनों को हमने एक साथ, या जो जिसने डेफिनेशन दी है उसने कंबाइन करके समझाने की कोशिश की है। हाँ, अब जो खास बात आने जा रही है वो ये है, whose length is very large in comparison to its thickness और रेडियस। इसकी थिकनेस कहेंगे, इसकी रेडियस कहेंगे, और रेडियस इज कॉल्ड ए बीम। बीम को किसको कहते हैं? एक बार है या रॉड है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है या यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, जिसकी लंबाई उसकी मोटाई या त्रिज्या के तुलना में बहुत ज्यादा होती है। बीम के बारे में किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। जब भी कोई पुल बनता है या जो हमारे मकान बनते हैं, आज के क्रॉस सेक्शन में, आज के जो सिस्टम है उसमें तो बीम ही डाली जाती हैं। एक पिलर्स खड़े किए जाते हैं, उसके बाद बीम डाल दी जाती हैं, उसके बाद उसकी ईंटों की चुनाई की जाती है। तो यूज बहुत है बीम का। तो बीम को मैं समझता हूं, आप समझ गए होंगे बीम क्या है। एक रॉड है या बार है, दोनों ही हम कह सकते हैं। कैसी? यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू इट्स थिकनेस और इट्स रेडियस। ये जब तक बीम अच्छे से समझ में नहीं आती है तब तक बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मैं समझता हूं समझ चुके हो। हाँ, फिगर के हिसाब से लंबाई चौड़ाई की या मोटाई के तुलना में बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड में कितनी लंबी बीम हम बनाएंगे। यू हैव टू इमेजिन कि लंबाई उसकी मोटाई या रेडियस के तुलना में बहुत ज्यादा होती है, उसको बीम कहा जाता है। आई थिंक
अब आप समझ चुके होंगे कि बीम क्या होती है। एक बार फिर फाइनली पढ़ देते हैं। ए रॉड और बार ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर or circular cross section whose length is very large in comparison to its thickness or radius is called a beam. I have already explained by using two figures a beam of rectangular cross section as first and beam of circular cross section as second. अब इसके जो फिजिक्स है उसको पढ़ने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं बेंडिंग ऑफ बीम समझने से पहले, उनको हमें जानना पड़ेगा कि क्या होते हैं। हम बेंडिंग ऑफ बीम ही पढ़ रहे हैं। फैन सूख रहा है, थोड़ा सा भी धोना पड़ेगा इसको। अब हम लोग बीम को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोटे मोटे स्तर पे तो हमने जान लिया कि बीम क्या होती है। बीम एक रॉड या बार होती है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होगी, या तो वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होगी या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होगी। लेकिन शर्त यह है कि उसकी लंबाई, उसकी मोटाई या उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत कहीं ज्यादा होती है। अब बीम को जो भी डाली जाती है बिल्डिंग में, किसी ब्रिज में, तो उस पर चूंकि बहुत सारा वेट आता है, वजन आता है, तो बीम में झुकाव होता है। झुकने से ये तो बात सही है कि इलास्टिसिटी या रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग की वजह से उसमें बैलेंस आता है, फिर उसकी लाइफ रहती है। तो इसमें कौन कौन सी सरफेस है वो एक्सप्लेन करने के लिए एक बीम हमने तो अभी यूनिफॉर्म बनाई थी। अब अगर बीम को बेंड किया जाए तो क्या होगा, हम एक बीम को बेंड करके दिखा रहे हैं। ये बीम बेंड हो चुकी है। जब बीम बेंड होगी तो अपर सरफेस की लंबाई बढ़ेगी और लोअर सरफेस की लंबाई घटेगी, अगर इसको किसी वेट से हमने वो किया हुआ है। ये तो हमने एक सरफेस दिखा दी है। पूरे तरीके से बीम को दिखाने के लिए हमको 3 डायमेंशनल बनाना पड़ेगा। ये बीम को जब हमने बेंड कराया तो ये सिचुएशन आई। अब इस बीम में ध्यान देने की बात ये है, ये लोअर सरफेस है इसकी, और यहाँ पे एक सेंटर में हम बना रहे हैं। ये इसको भी मिलाई दे रहा हूँ, एक किनारे वाले से दूसरा वाला और इसके आगे वाले से दूसरा वाला। यूं हमने 3 सरफेस दिखाए हैं। ये लोअर मोस्ट सरफेस है नीचे वाला, ये अपर मोस्ट सरफेस है, एक ये बीच में सरफेस हमने बना रखा है। ये बीच वाले सरफेस को हम E, F, G, H कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमने इसमें कारण नहीं बताया कि कैसे बीम कराया। इसके जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक्स हैं, उसको समझाने के लिए एक बीम को मुड़ा हुआ, बेंडिंग का मतलब झुकना, मुड़ना, मुड़ी हुई या झुकी हुई बीम को हमने बनाया। बीम को जब झुकाया, मोड़ा या बेंड किया तो आप देखेंगे कि देयर इज ए लोअर सरफेस। ये लोअर मोस्ट सरफेस है, लोअर के बजाय हम लोअर मोस्ट सरफेस इसको कहेंगे। ये अपर मोस्ट सरफेस है,
अपर मोस्ट सरफेस। और ये जो बीच में हमने बताई है ये मिडिल सरफेस मान लेते हैं, मिडिल, इन बिटवीन, मिडिल सरफेस। इस पे बारीकी से ध्यान दीजिए। ये मैं एक ये कॉपी हमारे पास है, ये बीम तो नहीं, इसकी लंबाई तो ज्यादा नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जब ये सामने सामने है, यहां से आप देख सकते हैं हमने इसको बेंड कराया, और बेंड कराने पे जो ये वाली जो सरफेस है ये लोअर मोस्ट हो गई, ये अपर मोस्ट सरफेस हो गई। ये किसी इलास्टिक मटेरियल की नहीं बनी हुई है, लेकिन इमेजिनेशन को समझाने के लिए हमने बताई है। और इनके बीच में कहीं पे जो पेज होगा, पन्ना होगा, वो हमने मिडिल के बीच के रूप में दिखाया है। जब इलास्टिक मटेरियल को की बनी हुई बीम को, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, उसको मोड़ा जाता है, तो इसमें एक खास बात यह है कि जो लोअर मोस्ट जो लेयर्स हैं, जैसे आप ये कॉपी देख रहे हैं, इसकी एक तरीके से कंस्ट्रक्शन को समझिए। ये पन्नों से मिलके बनी हुई है, इसके पन्ने एक एक आपको दिखाई दे रहे हैं कॉपी के, लेकिन वो इमेजिनेशन के थ्रू बीम को हम, ये अगर हमारी रेक्टेंगुलर सरफेस वाली है तो प्लेन सरफेसेस, एक लोअर मोस्ट प्लेन लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर होगी, उसके ऊपर एक लेयर होगी, धीमे धीमे करके एक मिडिल लेयर आएगी, फिर मिडिल लेयर के ऊपर वाली लेयर्स आगे आती जाएगी, फिर अपर मोस्ट सरफेस होगी। इस तरीके से बीम की रचना कंप्लीट हुई। अब आप देखिए कि जब बीम को बेंड कराया जाता है तो बेंडिंग की वजह से ये देखा गया है कि जो लोअर मोस्ट जो सरफेस है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सिकुड़ती है, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसमें दिखाई दे रहा है, जिसकी जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो डायरेक्शन है, वो वाली सरफेस जो है हम लोअर मोस्ट सरफेस यहाँ पे नाम दे रहे हैं समझाने के लिए। तो इसमें मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड ये कहेंगे, मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड, ये मान लीजिए कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो अपर मोस्ट है, इसको हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो उसमें सबसे ज्यादा लंबी अपर मोस्ट हुई है, तो मोस्ट लेंथेंड सरफेस, मोस्ट लेंथेंड लेयर, लेंथेंड लेयर या सरफेस, ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई। अगर इसी के साथ दूसरी लेयर इसके ऊपर हम एज्यूम करें, फिगर में दिखाई नहीं देगा, हम बना नहीं रहे हैं, यू कैन इमेजिन, आप कल्पनाओं में ऐसी लेयर्स को बना सकते हैं, सबके नीचे, उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली। तो जब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसमें हुआ तो उसके जस्ट ऊपर वाले में उससे कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब उतनी नहीं सिकुड़ी जितनी की लोअर मोस्ट वाली सिकुड़ी है, उसके ऊपर वाली उससे कम सिकुड़ी है। धीमे धीमे सेंटर आता है, तो सेंटर वाली ऐसी सरफेस होती है नाइदर कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही, ऊपर वाली जो है लेंथेंड हो रही है, बीच में एक ऐसी है ना, तो वो लंबाई में बढ़ेगी ना घटेगी, तो नाइदर कॉन्ट्रैक्टेड नॉट लेंथेंड, नाइदर कॉन्ट्रैक्टेड नॉर लेंथेंड। और इसी सरफेस को जो EFGH है, जो सेंटर में है, इसको हम न्यूट्रल सरफेस कहते हैं, न्यूट्रल सरफेस। एक्चुअली जब बीम बेंड होती है उसमें कहीं किसी लेयर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसी में लेंथ वाइज बढ़ती है, एक ऐसी भी है जो कि न बढ़ती है न घटती है, उस लेयर को न्यूट्रल लेयर और उस सरफेस को न्यूट्रल सरफेस कहा जाता है। एक्चुअली इसमें हमें 4 चीजें जाननी है, एक न्यूट्रल सरफेस, एक प्लेन ऑफ बेंडिंग,
तीसरी एक्सिस ऑफ बेंडिंग, और चौथी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। अब मैं चूंकि इसमें जो भाषा नोट्स में लिखी है या बुक में लिखी है, कहीं पे लेयर लिखा हुआ है, कहीं फिलामेंट लिखा हुआ है, तो फिलामेंट का मतलब आप जानते हो, जैसे कि कभी बल्ब हुए करते थे उसमें फिलामेंट तार लगा है, तो एक लेयर भी है, तो पतली पतली लंबी लंबी लाइनों को जोड़ के तब कहीं एक सरफेस बनती है, तो उसको हम फिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है। और सारे फिलामेंट्स आप वो करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस कहें या न्यूट्रल फिलामेंट कहें, दोनों बातें एक जैसी कहलाएंगी। तो इसमें दो बातें समझिए, जो लेयर होती है वो 2 डायमेंशनल है, जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और जो न्यूट्रल एक्सिस है वो 1 डायमेंशनल है। सिंपल सी बात, एक लाइन है, न्यूट्रल एक्सिस है। हाँ, एक मैं कहना चाहता हूं कि जो जहां भी हमने बीम बेंड कराई थी, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन हम अगर बना दें, जैसे कि ये किताब है, यहाँ न्यूट्रल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल सिमेट्री के हिसाब से ये जो वर्टिकल प्लेन बनाएंगे हम, वो प्लेन ऑफ बेंडिंग कहलाएगा। ये लंबा लंबा, ये लंबा, इस जो हमारे नोट्स दिए हैं उसमें हमने उसको कौन सा नाम दिया है, ये हम दिखाना चाहते हैं, प्लेन ऑफ बेंडिंग ABCD। यानी अगर हम थोड़ा सा डॉटेड आगे बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसी में बनाएं ABCD। इसके जो परपेंडिकुलर है न्यूट्रल सरफेस के, वो ABCD जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ बेंडिंग है। प्लेन ऑफ बेंडिंग, प्लेन ऑफ बेंडिंग इज ABCD। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि न्यूट्रल सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस, यानी अगर हमारी बीम हॉरिजॉन्टल है तो प्लेन ऑफ बेंडिंग वर्टिकल है। तो इस तरीके से आपने न्यूट्रल सरफेस को जाना, प्लेन ऑफ बेंडिंग को जाना। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस पे। 2 प्लेन हैं, ये 2 पन्ने हैं, ये न्यूट्रल सरफेस है, ये प्लेन ऑफ बेंडिंग है। इनका जहां इंटरसेक्शन होगा, इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगी, 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स कटेंगे, तो ये एक लाइन बनेगी सेंटर में, जिसको हमने यहां पे नाम डाला है N डैश। इसको हम लिख सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस को इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन ड्यू टू intersecting line found due to two planes। कौन से प्लेन्स है मैं लिख नहीं रहा हूं, एक प्लेन ऑफ बेंडिंग और एक न्यूट्रल प्लेन यानी न्यूट्रल सरफेस। तो ये N डैश के रूप में दिखाई गई है। मेरे समझ से न्यूट्रल सरफेस भी मैं समझाने में सफल हुआ, प्लेन ऑफ बेंडिंग को भी समझाने में सफल हुआ, न्यूट्रल एक्सिस को भी समझाने में सफल हुआ। एक बीम है, बीम में लोअर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, हमने इसको बेंड कराया, बेंड कराने पे अपर मोस्ट जो लेयर है वो लंबाई में बढ़ गई, लोअर मोस्ट लंबाई में घट गई। इसके बीच में इन बिटवीन यूनिफॉर्म है, तो बिल्कुल सेंटर में ऊपर नीचे से एक प्लेन होगा या लेयर होगा, तो ये या सरफेस होगी, तो इसको न्यूट्रल सरफेस कहा जाएगा। और इसके जो ठीक परपेंडिकुलर इन प्लेन्स के ये
हमारी कहलाएगी प्लेन ऑफ बेंडिंग। प्लेन ऑफ बेंडिंग, प्लेन ऑफ बेंडिंग ये है, न्यूट्रल सरफेस ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिली एन एंड डैश, उसको हमने कहा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब समझाने को रह गया एक ही चीज, एक्सिस ऑफ बेंडिंग। इसको समझाने के लिए फिर हमें कॉपी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि फिगर बनाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है यहाँ पे। ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है, अब भविष्य में अगर ऐसे ही ऑनलाइन क्लास लेने पड़े तो मैं बड़ा ब्लैक बोर्ड लाऊंगा, है ना। तो एक्सिस ऑफ बेंडिंग समझने के लिए आप देखिए, ये हमने जब बेंड कराया, बेंड कराने पे ये एक कर्वेचर बना, ये तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा नीचे वाले का। ये सपोज करते हैं ये यहां पे आया, ज्यादा मैंने यहां पे दूर बना दिया, ये ओ आ गया। एक जो बाहर आउटर मोस्ट वाली है उसके भी सेंटर से हमने इसको मिलाया, तो ये ओ डैश आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों साइड से हमने ले लिया, एक यहां पे आया, यहां पे एक, यहां पे आया, एक ओ यहां पे है, एक ओ डैश है, ओ डैश को मिला दीजिए, ये कहलाती है एक्सिस ऑफ बेंडिंग। ये बेंड तो हमारा ये हुआ इस प्लेन में, और जो बेंडिंग एक्सिस है वो यूं आ जाएगी। तो इस तरीके से इसमें चार चीजें बेसिक रूप में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी कभी पूछी भी जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप में हमको एग्जामिनेशन पेपर में नहीं मिली। लेकिन हम रटने वाले अंदाज में न पढ़ना चाहते हैं न पढ़ाना चाहते हैं, हम बीम को भी समझाना चाहते हैं। बीम का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि फिजिक्स की भाषा में बीम किसको कहा जाता है। एक मटेरियल की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली, चाहे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली चीज, जिसकी लंबाई मोटाई के तुलना में या रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, उसको हम लोग बीम कहते हैं। जब बीम बेंड करी जाती है तो उनकी जो लेयर्स हैं वो बराबर संकुचित या फैलती नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बराबर नहीं होता है। कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहीं पे लेंथनिंग होती है। जो लेंथनिंग होती है वो अपर मोस्ट की, बाहरी वाले की सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम न्यूट्रल सरफेस की तरफ जाते हैं वो लेंथनिंग कम होती जाती है। इसी तरीके से हमारी जो भी अपोजिट लेयर है दूसरे सरफेस पे, वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे हम न्यूट्रल सरफेस की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन कम होता जाता है, और न्यूट्रल सरफेस ऐसी होती है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ना लेंथनिंग होती है। तो एक जो न्यूट्रल सरफेस है उसका कंसेप्ट हमने जाना, उसके ठीक परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन प्लेन बनता है, जैसा कि फिगर में हमने ABCD हमने प्लेन ऑफ बेंडिंग दिखाया है, EFGH हमने दिखाया न्यूट्रल सरफेस को, और इनके इंटरेक्शन से जो बीच में पॉइंट्स आए, एक तरफ N एक तरफ N डैश, एक जो लाइन बन रही है या फिलामेंट बन रहा है वो न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी। कर्वेचर जब आता है तो दोनों कॉर्नर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलाते हैं, जो लाइन बनती है वो एक्सिस ऑफ बेंडिंग कहलाती है। ये तो बहुत बेसिक हो गया, बीम क्या होती है, बीम से रिलेटेड जो उसकी टर्म्स हैं बीम को पहचानने के, बीम में क्या क्या होता है जब वो बेंड होती है, इनको हमने लगा। गिलास में पानी रखना पड़ेगा। तो इसमें जो हमने देखा कि बीम क्या होती है और बीम से संबंधित इसमें चार चीजें होती हैं। एक न्यूट्रल सरफेस होती है, एक प्लेन ऑफ बेंडिंग होता है, एक एक्सिस ऑफ बेंडिंग होती है, और एक न्यूट्रल एक्सिस होती है या न्यूट्रल लाइन होती है या न्यूट्रल फिलामेंट होता है। तो इस तरीके से हमने जाना उसको।
उसके बाद अब सीधे सीधे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले थ्योरेटिकली समझेंगे और उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन समझेंगे। आज हम इतना ही, नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाने के बाद थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे और उसको समझाएंगे। आगे के एक्सप्रेशंस हम दूसरे पार्ट में, लेक्चर 5 में इंक्लूड कर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। तो हम बेंडिंग मूवमेंट समझें। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। इसके लिए हमने एक बीम को बेंड करा के इसके अंदर की फिजिक्स समझने के लिए हमने अब दूसरे तरीके से बीम ली है और एक ही सरफेस जितने में फिजिक्स समझ में आ जाए उतनी ही सफिशिएंट होती है। एक हमने बीम ली है जिसका एक सिरा हमने फिक्स किया हुआ है और दूसरे सिरे को बेंड कराया है। ये फिक्स्ड है सिरा, ये फिक्स्ड है। अब बीम ऐसे तो जादू से तो होगी नहीं, कोई वेट अप्लाई करना पड़ेगा। ये नीचे आ गई। वैसे सीरियसली अगर पूछा जाए तो अगर हमने वेट न लगाया होता तो स्ट्रेट होती है ना। अब हमने एक बीच में एक बैलेंसिंग क्रॉस सेक्शन कट किया। जब हमने नहीं लगाया था वेट तो ये स्ट्रेट थी, हॉरिजॉन्टल थी। वेट लगाने से धीमे धीमे ये नीचे आई। नीचे आने में ये किसी पर्टिकुलर जगह इक्विलिब्रियम में आ गई। इक्विलिब्रियम में जो आई है, कैसे आई है इसको हमें समझना है। इसको समझने से पहले जो न्यूट्रल वाली हमने सरफेस थी उसको भी हमने डॉटेड लाइन से यहां बनाया। ये न्यूट्रल सरफेस थी। ये नीचे वाली में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऊपर वाले में एक्सपेंशन होगा। ये वेट लगा, निश्चित रूप से बैलेंस आया है, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा। और इस तरीके से जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो ये कपल बनाते हैं। तो ये बन रहा है क्लॉकवाइज कपल। क्या आंसर बन रहा है? क्लॉकवाइज कपल, क्लॉकवाइज कपल। ठीक है। और इसमें जो खिंचाव है उसको, खिंचाव को दिखाने के लिए हमने ये डॉटेड से दिखाया। सबसे ज्यादा ये खिंचाव होगा, ये खिंचाव होगा यहाँ पे। जैसे जैसे न्यूट्रल की तरफ ना के बराबर खिंचाव है तो ये बड़ी लाइन से हमने शो कर रखा है, बड़े एरो से। ये तो उससे थोड़ा छोटा है, ये उससे और छोटा है, इसको और छोटा कर दिया। यही हाल में इसके न्यूट्रल सरफेस के ऊपर वाले में सबसे बड़ी वाला एरो बड़ा है, उसके बाद थोड़ा छोटा है, उससे और छोटा है, फिर और छोटा है। इस तरीके से ये स्थिति बनती है। एक्चुअली ये जो अंदर के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जो हिसाब किताब, खिंचाव नीचे की ओर हो रहा है, एक ऊपर की ओर हो रहा है, तो इसमें भी एक कपल बन रहा है। हम ऊपर वाले को देख के आप देख रहे हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ कपल बन रहा है। तो कपल बन रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन ही करना है, एक्चुअली तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी फिजिक्स समझने के लिए उसके अंदर क्या होता है जो अब तक लोगों ने, जिन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पर रिसर्च करके सामने रखा, उसको लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं और सही मान के चल रहे हैं। तो एक ये यहाँ भी कपल बन रहा है। ये कपल कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज कपल बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कपल, क्लॉकवाइज कपल। ये कपल जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये समझिए
कोई भी चीज, एक क्लॉकवाइज का पुल है, अगर क्लॉकवाइज का पुल अगर लगा होता तो वो घुमाती रहती, वो शांति नहीं हो सकती थी। लेकिन बैंड होने के बाद एक जगह रुकी हुई है, इसका मतलब इफ देयर इज ए क्लॉकवाइज का पुल, देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज का पुल। फ्रॉम वेयर इट इज generating, it is generating by its intermolecular forces acting at different layers। ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं और ये एजम्पशन बिल्कुल साफ सही लगता है। हमारा जो अनुभव कहता है, जितनी हमको फिजिक्स आती है उसके आधार पे, इसके अलावा सोचने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो ये इसको हमने देखा कि इसमें खिंचाव जो फोर्स उसको मतलब अपोज कर रहे हैं। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, उसकी शक्ल बिगाड़ देता है, लंबाई में खींच देता है। अगर वो लंबाई में खींचता है, जो इंटरनल फोर्स होता है उसको लंबाई जो खींची हुई थी उसको वापस लाता है और ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल लंबाई को धारण करवाता है। यहां पे अगर ये बेंड हो गई थी बीम, तो इस बेंडिंग को रोकने का काम करने वाला भी इसी के अंदर से डेवलप होगा। जब ये इसके अंदर डेवलप हो रहा है तो कैसे होगा, जैसे डेवलप यहां पे हो रहा होगा क्लॉकवाइज का पुल, तो इसके अंदर डेवलप हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज का पुल। ये नोट्स में लिखा हुआ है, कहिए तो एक बार मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं। इसमें इन्होंने वो ले लिए हैं नाम A, B, C, D, और ये न्यूट्रल वाली एक्सिस है वो N डैश करके शो कर रखी है। ये क्रॉस सेक्शन जो कट किया है वो EF शो कर रखा है। इसी को शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, लेट ABCD इज ए सेक्शन ऑफ द बीम। ये बीम का सेक्शन है, फिक्स्ड रिजिडिली एट AD इंड, AD सिरे पे दृढ़ता से फिक्स करी गई है। एंड लोडेड एट द अदर इंड, इस पे वेट लटका दिया इसलिए लोडेड लिखा हुआ है। BC इंड को क्या है, तो BC इंड लिखा हुआ है बाय ए वेट W एज सोन इन फिगर। ये फिगर हमने शो कर रखा है, ये फिगर है। फिर लिखा है ए बेंडिंग इज प्रोड्यूस्ड एज एविडेंट फ्रॉम फिगर 2, यहां बेंडिंग हो रही है ड्यू टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द लोड। लोड के जो हमने पहले बताया कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज का पुल लग रहा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं बेंडिंग प्रोड्यूस हो गई। इन दिस स्टेट द बीम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इस अवस्था में इक्विलिब्रियम में रहती है, प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हैज नॉट रीच्ड। हाँ, इतना वेट ना लटका दे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी चली जाए, ऐसी स्थिति में हम उतने से ज्यादा लोड लगाते ही नहीं है। नाउ लेट अस कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए पोर्शन BCEF। BCEF पोर्शन का इक्विलिब्रियम को समझना है, फिजिक्स उसकी समझनी है। ऑफ द बीम एज ए फोर्स W, द वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड। हाँ, ध्यान रखें बीम का भी अपना वजन होता है, उस वेट को हमने कंसीडर नहीं किया है, हम उसका रोल यहाँ पे नहीं मान के चल रहे हैं, इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू लोड W। तो ये लिखा है ए फोर्स W acts downward at the end BC and in consequence an equal and opposite reaction force acts vertically upwards along FE। oh sorry, ये F था, ये E था। तो ये FE डायरेक्शन में लग रहा है, यही इसमें लिखा हुआ है। द टू W एंड W डैश, हमने R न लेके यहाँ पे W डैश नोट्स में लिखा है, तो इसको W प्राइम लिख दिया है। और इसी के ब्रैकेट में चूंकि आप रिएक्शन के तौर पे जानते हो इसलिए हमने R भी लिख दिया है। तो ये हमने लिखा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। सिंपल सी भाषा लिखी हुई, जो हमने समझाया था वही भाषा में लिखा है। दिस क्लॉकवाइज कपल दैट बेंड्स द बीम, ये क्लॉकवाइज कपल है, ये कपल ही है जिसने इस बीम को बेंड करा है। द बीम इज कॉल्ड
बेंडिंग कपुल, इस क्लॉकवाइज कपुल को बेंडिंग कपुल कहते हैं, एंड द मूवमेंट ऑफ दिस कपुल इज द बेंडिंग मूवमेंट, इसी को बेंडिंग मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ दिस कपुल इज बेंडिंग मूवमेंट। बात अभी अधूरी हुई, हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो बैलेंसिंग है उसको नहीं कहा है, तो उसको आगे लिखा है इन्होंने, द फिलामेंट्स इन द अपर साइड and lower side to the neutral axis n and dash are elongated and contracted proportionately and respectively as shown through the arrows of the variable size in figure। हमने बताया था कि वेरिएबल का मतलब है छोटे बड़े एरोज से जो हमने दिखाया है उसी प्रोपोर्शन में इनकी लंबाइयां ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही है। नीचे वाली सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, बड़ा एरो है क्योंकि उसमें फोर्स ज्यादा डेवलप हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्शन माने यहाँ पे फोर्स भी कम लग रहा होगा। इस तरीके से एरोज, इसमें कंफ्यूज ना हो कि लंबाई में खींची जा रही, नहीं ऐसा नहीं है, ये उसकी बैलेंसिंग के लिए है, सिर्फ ये एरो उसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहे हैं। दिस हैपेंस EF has also shown in the figure and their resultant is a couple। माने इस तरीके से जो फोर्सेस बने ये एक एंटी क्लॉकवाइज कपुल बना जो कि बेंडिंग कपुल को बैलेंस कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ दिस एंटी क्लॉकवाइज कपुल इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। जो हमने एक्सटर्नल लगाया था वो मूवमेंट बना, बेंडिंग मूवमेंट कहा, लेकिन जो अंदर से डेवलप हुआ रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। लेकिन हम जो पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में, जो जिसकी वजह से वो वापस आता है अपनी अवस्था में, हमें उसी को कंसीडर करना है। चूंकि मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, जो इंटरनल वाले जो घटित होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। चूंकि ये सब इक्वल एंड अपोजिट होता है तो हमारे मेजरमेंट बाहरी से होते हैं लेकिन फिजिक्स अंदर की इन्वॉल्व होती है। एंड द रिजल्टेंट ए कपल which balances the bending couple, the movement of this anti-clockwise couple is called the movement of the resistance to bending and is responsible for the equilibrium state of the beam। असली में इक्विलिब्रियम, ये जो एंटी क्लॉकवाइज कपल ना आता तो इसकी बेंडिंग होती चली जाती, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं, उसका लगना स्वाभाविक है, इसलिए और आगे नहीं बढ़ती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या रिस्टोरिंग फोर्सेस उसको बैलेंस करते हैं एक कपल बनाते हुए, एंड इज रिफर्ड एज बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द बीम। असली यही है जो हम पढ़ रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है, लेकिन हम इसी को बेंडिंग मूवमेंट असली में मान के चलेंगे। तो यहां पे ये फिनिश हुआ, ये बेसिक। अब छोटा सा एक्सप्रेशन है लास्ट, इसको हम लोग कर लेते हैं, बहुत आसान सा है, ये 9th लेवल से ज्यादा का नहीं है, इसलिए हम इसको करा ही देते हैं और यहीं पर फिनिश करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट ये एग्जाम में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग मूवमेंट और फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन बस लिख रहा हूं, बेंडिंग मूवमेंट चल ही रहा है तो एक्सप्रेशन इसके लिए हम बीम का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। ये फिगर हमने बना रखे हैं, एक हमने ये बनाया हुआ है बीम का हमने, और इसमें हमने ए बी और सी डी दो क्रॉस सेक्शन काट लिए हैं, सॉरी ए बी यहां वाला लिया है, ए बी और ये सी डी, ये न्यूट्रल वाली है, इसके ऊपर वाली है, तो ये AC है, ये BD है, यहां पे हमने EF लिख दिया है और ये GH लिख दिया है। जब बीम बेंड नहीं होती उसी में से क्रॉस सेक्शन कट कर लिए हैं AB और CD, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं फिजिक्स समझने के लिए। लेकिन अगर यही बीम बेंड होगी तो ये क्रॉस सेक्शन का क्या होगा ये हम लोग देख सकते हैं। ये न्यूट्रल वाली है, ये न्यूट्रल वाली है,
न्यूट्रल है। ये होगी स्थिति। जो लोअर बीडी वाली है हम उसी को दिखा रहे हैं। जो लंबाई थी वो घट के बी डैश टी डैश हो गई। ए बी हमने बाहर वाला पोर्शन नहीं शो किया हुआ, सिर्फ इतना पोर्शन को हमने थोड़ा मैग्नीफाई करके बना दिया है। ये ए सी हो गई, ये ई एफ थी पहले जो थी वो ए सी की ए डैश सी डैश हो गई, ये ई डैश एफ डैश हो गई। और इसके नीचे ऊपर वाली जो थी जो जेड हाइट पे है यहां से, ये हो गई जी डैश एच डैश। जब बीम बेंड नहीं हुई थी तब ए सी बराबर जी एच बराबर ई एफ बराबर बी डी, सब बराबर थी। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर बेंडिंग? बेंडिंग बहुत अच्छी हमने नहीं बनाई है, यहाँ पतली दिख रही है, वहां मोटी दिख रही है। ये थोड़ा सा इसको ये है। तो आप देखिए यहाँ पे ए डैश सी डैश सबसे ज्यादा लंबाई में होगी, उससे छोटी होगी जी डैश एच डैश, उससे छोटी होगी ई डैश एफ डैश, इससे तो जी डैश, ये तो न्यूट्रल ही है, ये तो मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ई एफ इक्वल टू ई डैश एफ डैश, क्योंकि न्यूट्रल वाली है। सबसे छोटी है बी डैश डी डैश। एक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। अब आप देखिए कि जब ये बेंड हुई है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं मिलेगा जाके, है ना। सपोज करते हैं ये यहां पे मिलता है, ये सेंटर ओ है, यहां पे एंगल थीटा बनता है, और जो हमारी न्यूट्रल वाली एक्सिस थी वहां पे रेडियस इसकी आर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है जो ऊपर वाली जी डैश एच डैश है, ये आर में इतनी और जोड़ दी जाए तो ये आर प्लस जेड इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ये आर प्लस जेड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हमने किनारे बनाया, यहां बीच में दिखा दिया है। अब आप देखिए कि चूंकि बीम को बेंड कराया गया है तो क्या हुआ, बीम को बेंड कराने से जो इससे जेड हाइट पे थी वो लंबाई में बढ़ गई है। इस लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है? पहले उसकी लंबाई जी एच थी, अब जी डैश एच डैश हो गई। तो हम जी एच कितनी थी? जी एच इक्वल टू ई एफ थी या ई डैश एफ डैश, जो कि अब भी है, जो कि न्यूट्रल है, अभी भी बराबर है। अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हुआ ये हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ ये होगा जी डैश एच डैश माइनस जी एच। जो जी एच है वो ई डैश एफ डैश के बराबर है, और जी डैश एच डैश माइनस ई डैश एफ डैश। अब आप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, आर का कोण रेडियस से निकाल सकते हो। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसको मैं मिटाई दे रहा हूं, ये भी मिटाई दे रहा हूं। अब आप देखिए कितना हुआ। थीटा बराबर चाप, आप कहिए जी डैश एच डैश अपॉन चाप त्रिज्या आर प्लस जेड। ऑल्सो थीटा इक्वल टू ई डैश एफ डैश अपॉन आर। इससे क्या निकला? जी डैश एच डैश
इक्वल टू आर प्लस जेड इंटू थीटा, और ई डैश एफ डैश इक्वल टू आर थीटा। ये इक्वेशन अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ई डैश एफ डैश इक्वल टू जी एच है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ये जी एच जो इनिशियली थी, पहले जी एच थी, अब बदल के जी डैश एच डैश हो गई, तो चेंज लेंथ कितनी हुई है जी डैश एच डैश, और पहले कितनी थी जी एच। जी एच इक्वल टू ई डैश एफ डैश, ई डैश एफ डैश हमने निकाल लिया, उसी को जी एच के बराबर मान लिया है। तो चेंज इन लेंथ जो कि जेड ऊपर वाला फिलामेंट था, उसकी लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ, ये हम चेंज इन लेंथ हम ये निकाल रहे हैं। तो ये आर प्लस जेड थीटा माइनस आर थीटा, आर प्लस जेड इंटू थीटा माइनस आर थीटा, तो ये कितना हो गया, आर थीटा प्लस जेड थीटा माइनस आर थीटा कैंसिल, सिंपली जेड थीटा। ये चेंज इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट हो गया। अब हम फिजिक्स लगाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो पहले हम स्ट्रेन निकालें। या तो निश्चित रूप से यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखिए, लॉन्गिट्यूडनल, अब आप नोट्स में तो आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे ही, जो हमें इस समय समझ में आ रहा सीक्वेंस उस हिसाब से बताते चले जा रहे हैं। हियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज जेड थीटा, ये जेड थीटा आ गया। ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ओरिजिनल लेंथ तो जी एच थी, या ई एफ थी, या ई डैश एफ डैश है। तो ये ओरिजिनल लेंथ हमारी जी एच लिखी हुई जो कि आर थीटा है, तो यहां पे आर थीटा लिखी जाएगी, थीटा थीटा कैंसिल, सिंपली जेड बाई आर। यानी कि अगर आप जेड तो वेरिएबल है हमारी, यहां भी हो सकती थी जी डैश एच डैश, यहां भी हो सकती थी, नीचे भी हो सकती थी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ होता। तो हमने जहां बना लिया है उसको समझ लीजिए एक सैंपल के तौर पे लिया हुआ है। अब आप यंग्स मॉडुलस जो भी बीम बनी होगी, ये तो समझाने के लिए फिगर हमने यूज कर लिए थे, उसका क्रॉस सेक्शन लेते हुए कि क्या होता है इसमें, जेड बाई आर होता है। जेड जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन आपको ज्यादा मिलती जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जेड। जेड जितनी आप न्यूट्रल सरफेस से ऊपर जाएंगे उतनी ही स्ट्रेन उसमें ज्यादा होगी, नीचे जाएंगे वहां कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी, वो भी बढ़ती जाएगी। अब हम लोग इसका मटेरियल का, जो बीम का मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस वाई हो, तो वाई बराबर स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगाएंगे, और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, ये आप यूज करेंगे, वाई इंटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होती है वो भी हमें जानना पड़ेगा। इसको मिटा दे रहा हूं, आपके पास नोट्स हैं नहीं है, आपके पास बुक होगी, बुक में भी वही सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम एक फिगर और बनाएंगे, एक क्रॉस सेक्शन फिर लेंगे। ये जो आपने न्यूट्रल ली थी, इसके ऊपर हम, वैसे तो पूरा सरफेस एरिया होगा, जो भी सरफेस होगी, जो भी लेयर होगी, उसमें से हम एक बहुत सा छोटा सा डेल्टा ए एरिया का सरफेस ले लेते हैं, जो कि जेड डिस्टेंस पे था। तो इस सरफेस पे जो स्ट्रेस की स्थिति होगी, अगर फोर्स एफ यहां पे लगा होगा, तो हम एफ अपॉन डेल्टा ए लिखेंगे। डेल्टा ए इज द एलिमेंट एरिया, एलिमेंट डेल्टा ए एरिया का हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, तो एफ अपॉन डेल्टा ए इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन कितनी है, जेड बाई आर, वो अभी हम लोगों ने निकाली थी, और फोर्स एफ इक्वल टू जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है
y इंटू डेल्टा ए इंटू जेड बाई आर। ये तो जो फोर्स इसमें अंदर अंदर लगा होगा डेल्टा ए एरिया के लिए, लेकिन हम मोमेंट ऑफ फोर्स, बेंडिंग मोमेंट चाहते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो हमने ये जेड डिस्टेंस छोटा सा एरिया लिया है, तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स या बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स ये निकालेंगे। ये हो जाएगा y अपॉन आर इंटू डेल्टा ए जेड। एक जेड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके सरफेस से है, जो लंबवत दूरी है वो भी जेड है, तो इसको आप लिख सकते हो y माने यंग्स मॉडुलस डेल्टा ए जेड स्क्वायर बाई आर। बस हमारा काम पूरा हो गया है। अब थोड़ी सी लास्ट चीज आपको समझनी बाकी रह गई है। तो बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ दिस फोर्स इज y इंटू डेल्टा ए जेड स्क्वायर बाई आर। क्या हम पूरी बीम को कंसीडर करके चल रहे हैं या सिर्फ डेल्टा एरिया को? एक मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि जब हम भले ही कंटिन्यूअस है, लेकिन हम पहले इंटीग्रेशन और समेशन दोनों प्रकार के जो हैं वो साथ नहीं थे, पहले ये समेशन ही यूज किया जाता था। यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूअस न मान के यही छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरीके से मान लिया है। फॉर द होल बीम आप इसमें सिग्मा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिग्मा। तो बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो सिग्मा लगा के हो जाएगा फॉर द होल बीम बेंडिंग मोमेंट। अब चूंकि y तो कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकालेंगे तो सिंपली y अपॉन आर इंटू सिग्मा डेल्टा ए इंटू जेड स्क्वायर होगा। अब मैं एक बार फिर आता हूं, आपने इस टाइप की क्वांटिटी पहले भी पढ़ी है। आपने किसी भी रोटेशनल मोशन में किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है। वो सिग्मा छोटे छोटे एम होते थे, m1 m2 m3, ये पढ़ी आपने। बस सिग्मा एम आर स्क्वायर की जगह m की जगह डेल्टा ए लिखा हुआ, छोटा सा मास की जगह छोटा एरिया लिखा हुआ है और r की जगह z लिखा हुआ है। तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलती जुलती है। छोटे छोटे से एरिया जोड़ के पूरी सरफेस का एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको IG लिखेंगे। ये IG माने ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये मास को रिप्रेजेंट करता है, ये ज्योमेट्री को, सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको IG इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए जेड स्क्वायर के रूप में हमें पहचानना होगा। तो फाइनली बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन बना, मैं यहाँ मिटा के लिख दे रहा हूँ, लिखने के लिए पूरा जरूरत नहीं है। सिग्मा डेल्टा ए जेड एरिया को हम y इंटू आई जी अपॉन आर, यही फाइनल एक्सप्रेशन है बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट फाइनली हुआ y आई जी अपॉन आर, जहां पे r रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस बीम की, जब वो बेंड हो चुकी है। y उस मटेरियल के जो जिस मटेरियल से बीम बनी है यंग्स मॉडुलस है। IG उसका ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं है, मैं आपको फॉर्मूले भी बताए दे रहा हूं। दो टाइप की हम लोगों ने बीम, दोनों के फॉर्मूले भी बताए दे रहा हूं। दो टाइप की हमने बीम पढ़ी है, बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसके लिए IG जो होता है ये B इंटू डी क्यूब अपॉन 12 होता है।
आपको जब बीम बनाई थी पहला फिगर, उसमें विड्थ होती है, उसकी थिकनेस होती है या डेप्थ होती है उसका 3 गुना, लंबाई इसमें नहीं आती है क्रॉस, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, अपॉन 12। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ये फॉर्मूला आपको रटना है, ये हमारे जो आगे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी उनमें यूज हुआ जाएगा। अगर यही बीम फॉर IG फॉर बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, इसका भी फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शन अगर है तो पाई r टू दी पावर 4/4, ये नोट्स में हमने लिख रखा है। तो इस तरीके से हमने बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बनाया। अब ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया जाता है, कभी शॉर्ट आंसर में पूछ दिया जाता है, एक क्वांटिटी और यहां पे डिफाइन करी गई है, द क्वांटिटी y इंटू IG, दोनों को मिला के इसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहा जाता है। इसको भी रट लो, है एक एक्सप्रेशन यहां पे एक बेंडिंग मूवमेंट के लिए YIG अपॉन R। नई चीज क्या दिख रही है, IG ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, Y इंटू IG फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब तक आपने कंफ्यूजन नहीं होगा, अब तक 3 टाइप की रिजिडिटी आपने पढ़ी है। सबसे पहली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, दूसरी टॉर्सनल रिजिडिटी C जो पिछले वाले में थी, ईटा पाई ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर में ईटा पाई r टू दी पावर 4/2l। एक नेक्स्ट जो है बेंडिंग ऑफ बीम में भी आ गई है, y इंटू ज्योमेट्रिकल मूवमेंट में यंग्स मॉडुलस इंटू ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज flexural rigidity. By words you can say the product of Young modulus of the beam with its geometrical movement of inertia is flexural rigidity of the beam. मेरे हिसाब से आज इतना ही करना चाहिए। ये पेज 3 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ कैंटिलीवर और उससे संबंधित एक्सप्रेशन बताएंगे। अब तो बस जो आपका जो मोस्ट डिफिकल्ट बेंडिंग ऑफ बीम में पोर्शन था उसको हमने समराइज कर दिया है। पहली चीज बीम की डेफिनेशन, बीम से संबंधित 4 क्वांटिटीज हैं। एक हमारी है प्लेन ऑफ बेंडिंग, न्यूट्रल सरफेस, एक्सिस ऑफ बेंडिंग, न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद हम लोगों ने बेंडिंग मूवमेंट क्या जाना, हमने एक पोर्शन ले लिया उस बीम का जिसका एक सिरा हमने फिक्स किया, दूसरे पे हमने लोड लगाया और उसमें एक न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल एक्सिस बनाई अगर हम एक ही जगह लेके चल रहे हैं, और उसमें हमने लोड लगाया। एक रिएक्शन के तौर पे एक W' क्रिएट हुआ, एक हमने एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कट कर लिया था उसके इक्विलिब्रियम को और उसकी फिजिक्स को समझने के लिए, और इस तरीके से क्लॉकवाइज बनते हुए मैं दिखाई दिया। और इस तरीके से जो उनके प्रोडक्ट से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आ रहा होगा क्लॉकवाइज कपुल करके, उसको बेंडिंग मूवमेंट कहा। फिर हमने न्यूट्रल सरफेस के ऊपर और नीचे की लेयर्स को एनालाइज करने के लिए हमने देखा कि नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऊपर वाली एलोंगेट हो रही है, या लंबाई में बढ़ रही है ऊपर वाली, नीचे लंबाई में घट रही है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो नीचे वाली होती है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऊपर वाली सबसे ज़्यादा एलोंगेट होती है। और जब हम न्यूट्रल की सरफेस की तरफ, चाहे वो हम कॉन्ट्रैक्शन वाली लेयर से जाएं या एलोंगेशन वाली लेयर से जाएं, वो वेरिएशन आता चला जा रहा है, उसको हमने एरो वाइज वहाँ शो किया है। और उसके में हमने समझाने की कोशिश की है कि एक एंटी क्लॉकवाइज कपुल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के द्वारा प्रोपोर्शन में लग के बन रहा है। तो एक क्लॉकवाइज कपुल एक्सटर्नल बन रहा था, एक इंटरनल डेवलप हो रहा था। इस तरीके से उस क्लॉकवाइज कपुल को एंटी क्लॉकवाइज कपुल बैलेंस कर रहा है।
यानी बेंडिंग को रजिस्ट करके, उसका प्रतिरोध करके, उसका विरोध करके एक इक्विलिब्रियम या साम्य संतुलन स्थापित कर रहा है। और इस तरीके से हमारी बीम का जो भी एनालिसिस थी उसको हमने करा। तो बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली बीम रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है, लेकिन हम उसको डिलीट कर देते हैं और सिंपली जो हमारी हैबिचुअल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में बेंडिंग मोमेंट उसी को समझा जाता है। हालांकि मैग्नीट्यूड में बराबर ही होते हैं, मेजरमेंट भी बाहर करते हैं, तो इस तरीके से उसको समझ लेते हैं। इसके बाद हमने एक्सप्रेशन निकाला। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम उल्टा चलते हैं। y जो यंग मॉडुलस है, जो लंबाई में चीज घट पड़ रही है, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। हमने स्ट्रेन निकालने के लिए एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया बीम का, उसमें न्यूट्रल फिलामेंट दिखाया, न्यूट्रल फिलामेंट के ऊपर एक दूसरा जेड हाइट पे एक दूसरा फिलामेंट दिखाया। बीम बेंड होने के पहले सारे फिलामेंट लंबाई में समान थे, और जब बीम बेंड हो गई न्यूट्रल वाला वही रहा, उसके अलावा जेड हाइट वाला लंबाई में बढ़ गया। उस पर हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाते हुए, उसकी रेडियस दिखाते हुए आर थीटा लेंथ दिखाई, फिर आर प्लस जेड थीटा लेंथ दिखाई, चेंज इन लेंथ सिंपली जेड थीटा आ गया। तो स्ट्रेन हमारी आ गई जो जेड थीटा और इनिशियल लेंथ आर थीटा थी, जेड थीटा थीटा कैंसिल होने के बाद जेड बाई आर आ गई। तो हमने जो स्ट्रेस थी y इंटू स्ट्रेन लिखा हुआ था y इंटू जेड बाई आर लिखा। हमने एक और एजम्पशन किया कि जो हमारी न्यूट्रल वाली सरफेस थी उससे जेड हाइट पे जो हमारी सरफेस रही होगी उसमें डेल्टा ए एरिया लिया। उसके लिए चूंकि एनालिसिस करने के लिए छोटे छोटे पोर्शन में लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको सम अप किया जाता है, तो हमने ये कहा कि उस पर डेल्टा एरिया लग रहा था। तो स्ट्रेस अगर फोर्स है, मोस्टली फोर्स को एफ से ही डिनोट करते, एफ अपॉन डेल्टा ए लिखा, तो हमने एफ निकाल दिया, वहां डेल्टा ए जेड से मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद मोमेंट ऑफ दिस फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी जेड उसको अगेन मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से y इंटू डेल्टा ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर आ गया। हमें चूंकि पूरे ओवरऑल समअप करके लेना है, तो समअप करने के लिए बेंडिंग मोमेंट में सिग्मा लगा दिया, y अपॉन आर बाहर निकल के आ गया। और जो निकल के आया डेल्टा ए जेड स्क्वायर, इसको जब हमने समअप किया था, जिसको हमने मिटा दिया था, ये वाला समअप किया था, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से देखने में सेम स्वभाव की है, सेम नेचर की दिख रही है क्वांटिटी, बस अंतर है मास की जगह पे डेल्टा ए एरिया। तो इसलिए हमने सिग्मा ए डेल्टा जेड स्क्वायर को आई जी माने ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा डेल्टा ए जेड स्क्वायर ये लिख दिया था, और इसके फॉर्मूले में यहाँ पे आई जी लिख दिया। हाँ, ये हमने एक्स्ट्रा भी बता दिया है कि दो टाइप की बीम कंसीडर की जाती है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की। उसके लिए फॉर्मूला रटने के लिए है बी डी क्यूब अपॉन 12, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले के लिए पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 4। इस तरीके से हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए जो एक्सप्रेशन था वाई आई जी अपॉन आर, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, जिसमें हमने नई चीज सीखी है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी, जो कि डेल्टा सिग्मा डेल्टा ए जेड स्क्वायर होता है। एक और क्वांटिटी सीख ली हमने y इंटू आई जी, एक क्वांटिटी जिसको फ्लेक्सुलर रिजिडिटी कहा जाता है। मैं समझता हूं यहीं पे समराइज किया जाए। थैंक यू फॉर व्यूइंग। आपसे बस यही कहना है मुझे कि आप बहुत ध्यान से शुरुआत में पढ़ना शुरू करें, बहुत लेजी वे में ना पढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं क्रिकेट मैच में अगर ओपनिंग हमारी बैटिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो टीम बहुत अच्छे से जीतने की उसकी संभावना होती है। तो अभी आपकी ओपनिंग क्लासेस हैं, आपकी बैटिंग, आपका रोल जो है ओपनर बैट्समैन की तरह है, तो आप बखूबी निभाइए। आप उसी तरीके से समझने की कोशिश करिए जैसे कल एग्जाम है, क्योंकि ये जो जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई है एग्जाम में आने वाली हैं। मैंने जो अनइम्पोर्टेंट है मैंने कह दिया था, लेकिन वो फिजिक्स जिसका आधार था, जिस पे टिके हुए थे आगे एक्सप्रेशन, इसलिए हमने वो बेसिक जो क्वांटिटीज थी, न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल एक्सिस,
प्लेन ऑफ बेंडिंग, एक्सेस ऑफ बेंडिंग वो समझाया। बीम क्या होती, बीम को जाने बिना हम बेंडिंग ऑफ बीम कैसे समझ सकते हैं। उसमें न्यूट्रल सरफेस होती है, उसमें फिजिक्स छिपी हुई है, तभी तो आप उसमें ये समझोगे कि ये लंबाई में बढ़ गई, ये घट गई, इसके अंदर ये हो रहा है, इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग डेवलप हो रहा है। इस तरीके से हमने सब कुछ पढ़ा। थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पे हम और आगे बढ़ेंगे। अभी बेंडिंग ऑफ बीम को 2 आगे लेक्चर्स में ही समराइज किया जा पाएगा। थैंक यू वेरी मच।